हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड मतलब this means the sum total of demand for all goods and services in the economy as a whole। मीन्स पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। पूरी इकोनॉमी में कितनी देर के लिए? टाइम पीरियड क्या है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक पूरे साल में पूरी इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है दैट इज़ नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज आ होल की, पूरी इकोनॉमी की। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंसेप्ट हैं। पहला जनरल फ्रेमवर्क, दूसरा कीन्स फ्रेमवर्क। अब जो जनरल फ्रेमवर्क है वो ये मान के चलता है कि जो डिमांड है दैट इज़ इफेक्टेड बाय द प्राइस एंड प्राइस लेवल। जो जनरल फ्रेमवर्क है उसमें हम जो डिमांड लेके चल रहे हैं वो माइक्रो और मैक्रो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब जो माइक्रो डिमांड है वो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड है। अब जो इंडिविजुअल की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। तो इंडिविजुअल की प्राइस डिमांड इफेक्टेड बाय द प्राइस। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। दैट्स वाई ये जो डिमांड कर्व है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। अब हम बात करेंगे मैक्रो डिमांड कर्व की। मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड। पूरी इकोनॉमी की डिमांड एक सिंगल प्राइस से तो इफेक्ट नहीं होती है, दैट इज़ इफेक्टेड बाय प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब सारी कमोडिटीज़ का जो प्राइस है ओवरऑल क्या ट्रेंड है। ओवरऑल ट्रेंड ये है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है। सो देयर इज आल्सो इनवर्स रिलेशन टू द प्राइस लेवल। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नेगेटिव स्लोप। बट कीन्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसको हम प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं कंसिडर करते, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो डिमांड है उसका क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड पहले से बढ़ेगी। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हम डिमांड को मेजर करते हैं। जब हम डिमांड को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे जो एग्रीगेट डिमांड है वो मेजर होगी रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया गया उससे हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी दो तरह की है, एक है ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन इकोनॉमी में हम लोग दूसरे देशों के साथ भी डील करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। क्लोज इकोनॉमी में हम दूसरे देशों के साथ डील नहीं करते हैं। देन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विद गवर्नमेंट। तो विदाउट का मतलब गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट इसमें गवर्नमेंट का भी खर्चा है। तो हम दो तरह से लेते हैं। अगर तो क्लोज्ड इकोनॉमी है विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है तो एग्रीगेट डिमांड होगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो गुड्स जो है, जो यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ डिमांड कर्व? जब हम बिहेवियर ऑफ डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनकम। ये हम पहले कर चुके हैं। डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है।
इसका मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होती है। बट जब इनकम हमारी ज़ीरो है तब भी डिमांड 20 है। इट में भी 20 लाख में भी करोड़ में भी, ठीक है। तो जब इनकम ज़ीरो है तो डिमांड 20 क्यों है? ज़ीरो इनकम पे डिमांड 20 है क्योंकि जब किसी पर्सन की कोई भी इनकम नहीं होती तो क्या वो खाना पीना छोड़ देता है? उसको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ता है। मीन्स ज़ीरो इनकम पे भी कंजम्पशन होती है, मिनिमम कंजम्पशन होती है, दैट इज़ 20 यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। बट इनकम जितनी इंक्रीज़ होती है डिमांड उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही। इनकम बाय 10 इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड बाय 5 इंक्रीज़ हो रही है। और एक समय ऐसा आता है जबकि इनकम और डिमांड दोनों बराबर हो जाते हैं। मीन्स वहाँ पे जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है। उसके बाद इनकम तो अपना राइज़ कर रही है बट डिमांड उतना राइज़ नहीं करती जितनी इनकम राइज़ करती है। तो उस केस में क्या होता है? इनकम इज़ मोर देन डिमांड, सो देयर एग्जिस्ट सेविंग्स। फिर हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? सेविंग्स करनी शुरू करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मिनिमम ज़ीरो इनकम पे भी मिनिमम डिमांड होती ही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, पर उतनी नहीं बढ़ती जितनी की इनकम बढ़ती है। एक लेवल पे आके क्या होता है, जब इनकम और डिमांड बराबर हो जाते हैं उसके बाद अगर इनकम राइज करती है तो लोग क्या करना शुरू करते हैं? सेविंग करनी शुरू कर देते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले आ गया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब लोग कितना खर्च कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सपोज टोटल इनकम किसी इकॉनमी की 5000 करोड़ है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं? 4000 करोड़। तो इट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 4000 करोड़ है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम पे। इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी आता है। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ पे करती है? गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करती है, लोगों के लिए खर्चा करती है। गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स पे खर्चा करती है। बट जो गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की इनकम पे डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट का खर्चा किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी तैयार करती है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? मतलब फर्दर पैसा इन्वेस्ट। एक तो हो गया ना कंज्यूम करना, जो लोग पब्लिक कंजम्पशन पे खर्चा करती है, तो ये जो खर्चा है ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? मशीन्स बाई करते हैं, नई नई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो वहाँ पे जो खर्चा होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। पब्लिक सेक्टर भी खर्चा करता है बट वो प्रॉफिट के लिए नहीं करता। किसके लिए करता है? सोशल वेलफेयर के लिए करता है। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी डिमांड का फैक्टर्स है। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अब अगर फॉरेन डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होगी, फॉरेन डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, इम्पोर्ट कम होंगे। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, इट मीन्स कि एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिमांड फॉर गुड्स राइज हुई है। अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इट मीन्स एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब डिमांड हमारी चीज़ों की पहले से कम है। देन आ गया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है कि एक पूरे साल में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे एक साल की,
एक पूरे साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमने क्या की हैं, प्रोड्यूस की हैं, वहाँ पे कंज्यूम की थी, यहाँ पे प्रोड्यूस की बात हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम सारी अब प्रोडक्शन करेंगे। जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कौन करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, मतलब प्रोडक्शन करने पे कितना खर्चा आता है, प्रोडक्शन करने पे उतना खर्चा आएगा जितना हम फैक्टर्स को पे करेंगे, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जितनी टोटल पेमेंट करते हैं दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। इनको हम किस रूप में पे करते हैं, जैसे हम रेंट पे करते हैं लैंड पे, वेजेस पे करते हैं लेबर को, इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल पे, प्रॉफिट पे करते हैं एंटरप्रेन्योर को। इन सब से मिलके ही प्रोडक्शन होती है और इनको जो पेमेंट की जाती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसका टोटल एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट सप्लाई आ गई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से कर सकते हैं, या तो जो ये फैक्टर्स हैं उन्हीं फैक्टर्स को हम एडिशनल यूटिलाइज करें और ज़्यादा यूटिलाइज करें, या हम अपनी जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करें, इम्प्रूव करें। तो हम प्रोडक्शन को दो तरह से बढ़ा सकते हैं। अब जो जनरल व्यू है वो ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से सप्लाई जो है बढ़ती है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई जो है अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, पर जो कीन्स का व्यू है वो ये कहता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है हम तब तक की बढ़ा सकते हैं जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। एल लेवल पे आके यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी तो हम सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तक तो सप्लाई राइज कर रही है विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, उसके बाद सप्लाई क्या है, स्टेबल है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्टेबल है, मींस यहाँ से आगे हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन होगा।